हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी का अगला पार्ट्स। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी को हमने बेसिकली टू पार्ट्स में मैंने रखा। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी का लिंकिंग वर्ब और इसी प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो तीन पार्ट था वो वर्ब के रूप में टू बी, टू डू और टू हैव के रूप में बताया गया था। थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपने ये देखा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी है और प्राइमरी ऑक्सिलरी में आपका आया था टू डू, टू हैव और टू बी। इसके अकॉर्डिंग टू डू के अकॉर्डिंग डू, डज, did, have के अकॉर्डिंग has, have and had और to be के अकॉर्डिंग होता है is, am, are, was, were, been और being। तो राइट नाउ इन्हीं का हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। जैसा कि डू, डज, डिड, आप जानते हैं कि इन दोनों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। राइट? तो इसको आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जैसे ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। राइट? वह नहीं खेलता है। एक और लेते हैं डिड का एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव बना देते हैं। जैसे कि डिड यू प्ले इन द फील्ड? राइट? क्या तुम मैदान में खेलते थे? ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। ऐसे ही इन तीनों का प्रयोग करते हैं, इन दोनों का प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इसका पास्ट में। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका यूज ये रहा। राइट नाउ अब हम बात करते हैं टू हैव का। टू हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज़ सिंगुलर पर्सन के सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। राइट? और ये जो होता है आपका हैज़, हैव तीनों रूपों में किया जाता है, मतलब सेंटेंस के तीनों रूपों में। अफर्मेटिव यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव जो हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव में भी होता है और आपका निगेटिव में भी होता है। तो इंट्रोगेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव की बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। हैज सी read दिस चैप्टर? क्या उसने यह चैप्टर पढ़ लिया? ठीक है ना। आगे एक और लिखते हैं, हैड को ले लेते हैं। जैसे कि दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट। देख रहे हैं? अब इसमें आपका जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपका देखिए ये रहा। ठीक है ना। ये दोनों जो आपका अंडरलाइन दिख रहा है वो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब हम चलते हैं टू बी को एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग दर्शाते हैं।
टू बी को हम यहाँ ले लेते हैं। टू बी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले हम जिसको किसी एक को लेते हैं, इज को ही ले लेते हैं। तो इज को अगर हम कह रहे हैं तो लिखेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ही इज रीडिंग अ बुक, राइट, ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, एक और लेते हैं, यू आर नॉट प्लेइंग। एक और लेते हैं, was your sister singing। ठीक है, एक और आपको हम बिन का प्रयोग दिखाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, they have been playing since morning। चलिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे हमने टू बी को दर्शाया है इसके अकॉर्डिंग। तो आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो रेड कलर में अंडरलाइन हुआ है, वो आपके सामने है। अब आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो भी सेंटेंस आते हैं वह इन टू बी के अकॉर्डिंग जो इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग आता है वो जुड़ के बनते हैं। ध्यान रहे कि यह एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है वर्ब, यानी कि क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। तो ये रही आपकी मुख्य क्रिया, जिसको मेन वर्ब आपको लेक्सिकल वर्ब में मैंने बताया था V4 के रूप में। ये देखिए आपके सामने है, V4 है, ठीक है ना। तो इसकी यह मदद कर रही है, इसको हेल्प कर रही है। यही रीज़न है कि यह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है और एक दूसरी क्रिया को प्रमोट करता है। ध्यान रहे, लेकिन मैंने एक और इसी प्राइमरी ऑक्सिलरी का छोटा सा पार्ट बताया था जिसका नाम था लिंकिंग वर्ब। मैं चाहता हूं कि आप उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखें, इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो मैं लिंकिंग वर्ब को आपको रेड कलर में शो कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखेंगे। लिंकिंग वर्ब को मैं रेड कलर में शो कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। जैसे आप कह सकते हैं, दिस इज बुक, राइट, आई एम डॉक्टर। ठीक है, दैट बुक इज माइन। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जैसा कि मैंने लिंकिंग वर्ब बताया, ऑक्सिलरी है लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है। ध्यान रखिएगा कि जब भी लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो वह अपने आप में मेन वर्ब की तरह, जैसा कि वर्ब का मैंने मेन वर्ब बताया था, इसका पार्ट मेन वर्ब की तरह काम करता है। और वो देखिए आपके सामने इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग दर्शाया गया है, जिसमें इज के बाद कोई सेंटेंस नहीं है, वर्ब नहीं है, एम के बाद कोई वर्ब नहीं है, इज के बाद कोई वर्ब नहीं है। तमाम ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते जाएंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते जाएंगे जिसमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप भली भांति इस पूरे के पूरे सेंटेंसेस और इनके यूज से आपने समझ लिया होगा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें मेन वर्ब का प्रयोग होता है और यह टू बी के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग जो आता है उसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे,
बट लिंकिंग वर्ब सिर्फ उसे कहेंगे जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह अपना प्रतिक्रिया करे, मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। राइट नाउ आशा है कि यह प्राइमरी एक्सिलरी का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगा कि इस प्राइमरी एक्सिलरी को यहीं तक ख़त्म करके हम नेक्स्ट मॉडल एक्सिलरी को डिस्क्राइब करेंगे, और इस प्राइमरी एक्सिलरी को ढंग से स्टडी करके आप वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में हेल्ड होते हैं और इन पे आधारित होते हैं। आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस फिलअप करने होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग एक्सिलरी वर्ब्स, राइट नाउ करेक्ट फिल एक्सिलरी वर्ब, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर डज है, डज की जगह पे डू कर देता तो कौन सा सही होता? तो सिंपल सी बात है कि ये सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट है तो डज ही आएगा, डू नहीं आएगा। ऐसे ही आपको फिलअप करना होता है। इसके आगे हम आपको अगला वीडियो जब लेकर आएंगे तो वो होगा मॉडल एक्सिलरी का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे पार्ट्स, एक एक पार्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट आप एक एक करके स्टडी करें तो बहुत ही अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, बहुत ही अच्छा आपको फील महसूस होगा, और आप अपने पढ़ाई, अपनी स्टडी को आगे प्रमोट कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।